नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा और मैंने यहाँ भी लिखा है। आज हम इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल अप्रोच कौन देता है, क्या कुछ इसके अंतर्गत आता है। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहली बार इकोलॉजिकल अप्रोच दी थी वो जे.एस. गॉस ने दी थी। राइट, जे.एस. गॉस ने दी थी। राइट, कब दी थी? 1947 में ये अप्रोच दी थी। लेकिन लोक प्रशासन में जो सबसे बड़े प्रतिपादक माने जाते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के, वो माना जाता है एफ.डब्ल्यू. रिग्स को। एफ.डब्ल्यू. रिग्स को हम आज इन पर ही अध्ययन करेंगे कि एफ.डब्ल्यू. रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच में क्या कुछ कहते हैं। राइट दोस्तों, इन्होंने एक बुक लिखी थी, एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने एक बुक लिखी थी, आप राइट डाउन कीजिए, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हाल ही में जो भी आपका एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का 6 तारीख को, उसमें भी ये बुक आई थी कि किसने लिखी है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने लिखी, राइट डाउन कीजिए, 1961 में लिखी थी। दोस्तों, इस किताब के अंतर्गत वो संबंध को स्थापित करना चाहता था या संबंधों की जांच करना चाहता था। यानी लोक प्रशासन जो है, जो लोक प्रशासन होता है उसका क्या संबंध है, कहते हैं लोक प्रशासन का क्या संबंध है बाहरी वातावरण के साथ। राइट, बाहरी वातावरण के साथ, यानी लोक प्रशासन क्या संबंधित है बाहरी वातावरण से? क्या बाहरी जो वातावरण होता है, बाहरी जो परिवेश होता है, क्या वो लोक प्रशासन को प्रभावित करता है? ये सारा कुछ इसने इस बुक में ही डिफाइन करने की कोशिश की है, इसको जांचा था, इसको रिसर्च किया था। राइट, इस रिसर्च के लिए वो क्या यूज करता है? संरचनात्मक कार्य उपागम। संरचनात्मक कार्य उपागम, इसकी वह मदद लेता है दोस्तों। राइट, इस इकोलॉजिकल अप्रोच को डिफाइन करने के लिए वो संरचनात्मक कार्य उपागम को लेता है। राइट, इस उपागम के अंतर्गत क्या आता है? ये उपागम कहता है कि प्रत्येक समाज की विशिष्ट संरचना होती है जो विशिष्ट कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जुडिशरी बनी हुई है, न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है, एक संरचना है, उसका क्या कार्य? एक विशिष्ट कार्य है न्याय देना। राइट, तो इस आधार पर, इस संरचनात्मक कार्य उपागम के आधार पर उसने ये इकोलॉजिकल अप्रोच दी है। राइट दोस्तों, उसने थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देश, जो विकासशील देश थे, उस पर अध्ययन किया कि वहां पर लोक प्रशासन का संबंध किस तरह है। कहते हैं जो अदर आपके स्ट्रक्चर है वहां, राजनीतिक है, शैक्षणिक है, राइट, उनके साथ किस तरह का संबंध है। राइट, इसी के आधार पर ये क्या निकालता है? डिसीजन निकालता है। इसी के आधार पर, यदि उन्हीं दो देशों के आधार पर वो डिसीजन निकालता है कि क्या, कि लोक प्रशासन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अपने परिवेश से, यानी परिवेश से बाहर रहकर लोक प्रशासन कहते हैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वो दोस्तों एक उदाहरण भी लेता है, वो कहता है कि जिस तरह से एक पौधे के विकास के लिए कहते हैं वहां की जलवायु, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, मिट्टी, राइट, नमी, वहां की जो वहां प्रकाश व्यवस्था है, वो कहते हैं पौधे के विकास के लिए जिस तरह इन परिस्थितियों में पौधे का विकास होता है, उसी तरह कहते हैं प्रशासन का विकास भी उस देश के अपने इतिहास, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राइट, परंपराएं जो संरचना होती है उसके बीच होता है। कहते हैं राइट, तो उसने क्या रिजल्ट पाया? उसने ये रिजल्ट पाया कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी लोक प्रशासन जो है वो सबसे ज्यादा अपने परिवेश से प्रभावित होता है। इसमें भी वो क्या इंपॉर्टेंट मानता है? इसमें भी देखिए, लोक प्रशासन अलग अलग देशों में अलग अलग संरचना होती है, व्यवस्था अलग अलग होती है, लेकिन इसमें भी वो किस बात पर जोर, क्या वो रिसर्च करना चाहता था? इसके अंतर्गत इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत वो रिसर्च करना चाहता था कि जो आपके विकासशील राष्ट्र है, राइट, वहां जो विकासशील समाज है, उस समाज में लोक प्रशासन कैसे काम करता है, उसके सामने कौन कौन सी समस्या आती है। राइट, तो उसी समस्या को उजागर करने के लिए उसने इकोलॉजिकल अप्रोच की बात की थी। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, इस अप्रोच को, इकोलॉजिकल अप्रोच को डिफाइन करने के लिए वह समाज को, क्योंकि हमने जैसे कहा कि उसका मेन मकसद क्या था, उसका मेन मकसद यही था कि वह विकासशील समाज में देखना चाहता था कि लोक प्रशासन की क्या क्या समस्या है। तो वो समाज को 3 भागों में बांटता है।
नंबर 1 फ्यूज्ड सोसाइटी। फ्यूज्ड सोसाइटी, इस सोसाइटी का वर्गीकरण करने के लिए दोस्तों जो रिक्स है वो थाईलैंड और चीन 2 देशों को लेता है, राइट। वो देश कैसे थे, वहां पर उद्योगों का विकास नहीं था और वहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, राइट। वहां के जो राजशाही थे कहते हैं राजशाही प्रशासन पर हावी थी कहते हैं, और क्या होता था कि जो एक संरचना होती थी वो बहुत सारे कार्य को करती थी। हिंदी में इसका मतलब है ही बहुकार्यात्मक बहुकार्यात्मक समाज, यानी एक संरचना जो होती थी वो बहुत सारे काम करती थी। उदाहरण के लिए जो राजा था वो अपने जो उसका अधिकारी होता था उसको नियुक्त करता था, राइट, अपने विश्वसित अधिकारी को, तो उसको बहुत सारे काम दे देता था, यानी एक संरचना एक काम करते थे। यहाँ पर कहते क्या होता था कि सरकार जो होती थी वो नागरिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है कहते हैं, राइट, लेकिन जो जनता होती है वो राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता या जो आदर है उसको या सम्मान है उसको प्रदर्शित करते हैं, राइट। तो ये कैसा था, बहुकार्यात्मक, यानी एक संरचना है एक संरचना के द्वारा उसके द्वारा बहुत सारे कामों को किया जाता था। यानी फॉर एग्जांपल वहां अगर जो राजा था, अब आप वहां उस संरचना में राजा को ले लीजिए कि वो न्याय भी करता था, राइट, वही कानूनों का निर्माण भी करता था और उसको एग्जीक्यूशन भी करता था, राइट। ये कह रहे हैं कि एक ही संरचना उसके द्वारा बहुत सारे काम होते थे। ये सोसाइटी थी आपकी फ्यूज्ड सोसाइटी, राइट। दोस्तों जो फ्यूज्ड सोसाइटी और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है इसको इसलिए कम डिफाइन करता है क्योंकि उसका मूल फोकस किस पर था, राइट, प्रिज्मेटिक सोसाइटी पर। सेकंड जो थी वो डिफ्रैक्टेड थी, राइट, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। इस सोसाइटी के अंतर्गत वो क्या कुछ कहता है दोस्तों, जिसको हिंदी में कहा जाता है अल्पकार्यात्मक समाज। दोस्तों इसके अंतर्गत वो क्या कहता है कि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये कहते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत पर आधारित होता है क्या, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। यहाँ पर कहते हैं विभिन्न संघ होते हैं, विभिन्न समूह होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, अलग अलग समूह अलग अलग कार्य करते कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या था कि कार्यों का विभाजन किया हुआ था, यानी प्रत्येक संरचना जो होती थी विशिष्ट संरचना प्रत्येक कार्य करती थी। अल्प कार्यात्मक यानी अल्प काम थे, उस कम काम के लिए अलग से संरचनाएं थी, राइट, यानी प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक संरचना का निर्माण किया हुआ था, राइट। और ये देश कैसे थे, कहते यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी, कहते हैं टेक्नोलॉजी हो गई और इंडस्ट्री जो थी वहां पर बहुत हाई थी, राइट, इंडस्ट्री हो गई, राइट। और जो ये कहते समाज था वो कैसा था, ये समाज यहाँ पर बाजारवादी व्यवस्था थी, बाजारवादी अर्थव्यवस्था थी यहाँ पर कहते हैं, राइट, अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर संचार पर भी, कम्युनिकेशन पर भी बहुत सरकार क्या देती थी, ध्यान देती थी, कहते कम्युनिकेशन पर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, ठीक है। तो जो लोग है कहते हैं उनकी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखती थी कौन, सरकार, राइट, यानी वेलफेयर करती थी सरकार लोगों का, राइट। तो ये किसकी थी, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी थी, यानी हर एक संरचना हर एक विशिष्ट कार्य करती थी। अब जिस पर वो सबसे ज्यादा फोकस करता है वह थी आपकी थर्ड टाइप, दैट इज ऑफ प्रिज्मेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रिज्मेटिक सोसाइटी। इसके अंतर्गत दोस्तों वो कहता है कि फ्यूज्ड सोसाइटी और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी ये दोनों का मिश्रण था, यानी यहाँ जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर भी आधारित थी या कुछ उद्योग भी थे, राइट, ये कुछ परंपराओं पर भी आधारित थी, कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर विशेषता का स्तर भी था, यहाँ पर कहते हैं औद्योगिकरण भी था, आधुनिकीकरण भी था, लेकिन उस पर सामंजस्य नहीं बिठा सके कहते यहाँ का समाज, राइट, उस पर सामंजस्य नहीं बिठा पाए क्योंकि यहाँ पर कैसे समूह थे, यहाँ पर कहते कुछ ऐसे समूह भी थे जो कहते परंपरावादी थे, राइट, कुछ आधुनिक समूह भी थे, तो उस पर कहते क्या नहीं कर पाए, उस पर सामंजस्य नहीं बिठा पाए कहते इस प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी उस पर सामंजस्य नहीं बिठा पाई, राइट। इन दोनों की विशेषताएं थी, राइट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ कहते हैं फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए थे लेकिन उसको दबाया भी जाता था, राइट। वो मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स थी, पुरानी चीजें क्या हुई उसको दबाया जाता था क्योंकि कहां पर ये फ्यूज्ड सोसाइटी में राजशाही में दबाया जाता था मानवाधिकार लोकतंत्र इन चीजों को, राइट। तो इन दोनों चीजों का मिश्रण कहते हैं ये सोसाइटी थी। अब इस सोसाइटी की वो विशेषता बताता है कि इस सोसाइटी की विशेषता क्या है, राइट, इस सोसाइटी की वो विशेषताएं बताता है कि इस सोसाइटी की विशेषताएं क्या थी। मूल फोकस उसका प्रिज्मेटिक सोसाइटी में था, विकासशील समाज इसी सोसाइटी के अंतर्गत वो कहता है।
वो पहले कहता है कि इस समाज की विशेषता थी कि ये क्या था, यहाँ पर हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस जिसको क्या कहते हैं, विजातीयता, विजातीयता, यानी यहाँ पर क्या थे, कहते बहुत सारे, ये पहली विशेषता थी इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हेट्रोजीनस यानी विजातीयता, यहाँ पर कहते बहुत सारे समूह थे, संघ थे, राइट। यहाँ पर दो विरोधी विचार साथ साथ चलते थे, फॉर एग्जाम्पल उत्तर पश्चिम, राइट। इस तरह के कहते जो विचार है वो साथ साथ चलते थे। यानी हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अनेक समूह होते थे, संघ होते थे, अनेक संरचना होती थी, राइट। अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग बातों पे होता था, राइट। तो बहुत सारे समूह कहते यहाँ पर विद्यमान थे, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी थी, दैट इज ऑफ फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज, यानी यहां पर क्या थी, औपचारिकताएं, हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिकताएं, औपचारिकताएं, राइट। ये क्या कहता है, राइट। इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत रिग्स क्या कहता है कि यहाँ पर क्या था, संविधान भी था, सरकार भी थी, संसद भी थी, लेकिन कहते जो नौकरशाह होते थे वो क्या करते थे, कभी इस कानून के अनुसार चलते थे, कभी इन कानूनों का उल्लंघन करते थे। यानी औपचारिक मात्र थे, कहते संविधान जो था, कानून था, न्याय व्यवस्था, औपचारिक मात्र थे, लेकिन इसको क्या किया जाता था, कहते हैं नौकरशाह के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता था। थर्ड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दैट इज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, राइट। ये थर्ड थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। इसका मतलब क्या है कि वहां क्या थे, वहां पर कहते औपचारिक मात्र थे, स्कूल थे, आपकी यूनिवर्सिटी थी, आपकी न्यायालय थे, राइट, संसद थी, लेकिन फिर भी क्या होता था कि कुछ प्राचीन समूह या संघ ऐसे होते थे जो उस पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। फॉर एग्जाम्पल ईरान में 1979 में थियोक्रेसी की स्थापना की गई, धर्मतंत्र की, वहां तो संसद भी थी, राइट, वहां पर तो चुनाव भी होते थे, लेकिन क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर मान्यता थी, यानी उस मान्यता ने ओवरलोप किया मॉडर्नाइजेशन को, राइट, कि नहीं धर्म सर्वोपरि है, उसके बाद कोई चीज है, संविधान उसके बाद कहते हैं धर्म सबसे परि, तो धर्म ने क्या किया, ओवरलेप किया, राइट। तो ये कहते हैं इस समाज की जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी या विकासशील देश है, कहते हैं इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कहते हैं इसके अंतर्गत ये सारा कुछ होता है, राइट। अब आगे हम बात करेंगे कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसके बारे में एक मॉडल उसने दिया था, राइट, साला मॉडल उसने दिया था। साला मॉडल के अंतर्गत वो क्या कुछ कहता है, राइट, साला मॉडल, राइट, साला मॉडल, ये साला जो है ये स्पेनिश वर्ड है, राइट। लैटिन अमेरिका में इस शब्द का जो अर्थ निकाला जाता है, अर्थ होता है वो क्या होता है, सरकारी कार्यालय। यानी ये साला किससे जुड़ा हुआ है, सरकारी कार्यालय से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से जुड़ा हुआ है, यानी सरकारी कार्यालयों से जुड़ा हुआ, सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हुआ है, राइट। वो क्या कहता है, डब्ल्यू रिग्स कहता है कि ये साला जो है बहुत बड़ी विशेषता है, किसकी, कहते हैं जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, विकासशील समाज, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, साला मॉडल है, राइट। साला यानी कैसा, एक अधिकारी, राइट, कैसा अधिकारी, सरकारी अधिकारी। कहते क्या, वो क्या कहता है, डब्ल्यू रिग्स कहता है कि यहाँ पर क्या होता है, कहते हैं जो प्राचीनतम रूप से जो चुनते थे जिस तरह से, कहते हैं किसी अधिकारी को, और आधुनिक रूप से जिस तरह से चुनते, कहते हैं इन दोनों का मिश्रण है। यानी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा, कहते हैं व्यक्ति को ऑफिशियल क्या नौकरशाही को चुना जाता है, लेकिन वहां पर क्या चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, राइट, भ्रष्टाचार चलता है, राइट, भ्रष्टाचार वगैरह चलता है, भाई भतीजावाद चलता है। इस कारण कहते हैं भाई भतीजावाद, राइट, ये मेरा भतीजा, कोई पॉलिटिशियन है वो अपने किसी खास आदमी को कहते हैं जगह दे देता है। आप इंडिया का उदाहरण ले लो, ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, आप इंडिया में देख लो, भाई भतीजावाद चलता है, आज भी चलता है, जब कहीं पोस्टों की बारी आती है भाई भतीजावाद चलता है, राइट। तो वो कहता है कि साला अधिकारी कैसा है, राइट, एक ऐसा नौकरशाह कहते हैं जिसको आधुनिकीकृत और जो प्राचीन रूप से जैसे चुना जाता था उन दोनों का मिश्रण है, कहते हैं। और इसको कैसे चुना जाता है, कहते हैं चुना तो जाता है उसको किस बेस पर, रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, लेकिन वह भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद होता है, राइट। तो ये अधिकारी कैसा होता है, जो साला अधिकारी होता है ये भ्रष्टाचारी होगा, अपने नियत स्वार्थों की तरफ देखता, कहते हैं, राइट। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो उसने साला मॉडल दिया था वो साला मॉडल नौकरशाही से संबंधित था, राइट, कि नौकरशाह को कैसे चुना जाता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। अब एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, क्लेक्टस, क्लेक्टस एक टर्म थी, इसने दी थी क्लेक्टस, राइट, ये आई थिंक 2023 या 22 में आया था यूजीसी नेट में।
कलेक्टस क्या होता है, वो क्या कहता है कि ऐसे समूह जिनका निर्माण तो आधुनिक तरीके से हुआ है, लेकिन उन समूहों की जो सोच है वो कैसी है, प्राचीनतम है, संकीर्ण है, कहते हैं उनकी सोच संकीर्ण है और सांप्रदायिक है, कहते हैं। यानी वर्ग कैसा है, आधुनिकृत वर्ग है एक, लेकिन उनकी सोच कैसी है, प्राचीन है, राइट, संकीर्ण उनकी सोच है, राइट, सांप्रदायिक उनकी सोच है, दैट इज ऑफ कलेक्टस, राइट। अब वो बोलता है कि अर्थव्यवस्था कैसी होती है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी की अर्थव्यवस्था कैसी होती है। आपने देखा होगा बाजार, ये क्वेश्चन या ऐसे भी पूछा जाता है कि बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था किस सोसाइटी के बारे में कहता है, बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था वो कहता है कि जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है, विकासशील देश होते हैं, वहां पर क्या होता है, कहते हैं वहां पर जो पूंजी है ना तो उसको संग्रह किया जाता है, ना उसको कहते हैं संग्रह किया जाता है जैसे कि कहां फ्यूचर में किया जाता था, ना ही उसको निवेश किया जाता है जैसा कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता था। इन देशों प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है, कहते हैं ऐसी चीजों के लिए, उत्पादनहीन उद्देश्यों के लिए इसका यूज किया जाता है, कर्म कांडों के लिए इसका यूज करते हैं, कहते हैं लोग। इंडिया की अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, नहीं हमने अभी भागवत करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे की शादी है या धार्मिक कोई आयोजन करेंगे, यानी कहते हैं यहाँ पर पूंजी कहाँ, जो स्थानीय मंडी उसमें बिखर जाती है, या जो जो उत्पादनहीन उद्देश्य थे उसमें लग जाती है, राइट। तो ये इसकी बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था थे, राइट। अब आगे इसमें ही वो जोड़ता है कि इसी जो क्या जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी, इसमें भाई भतीजावाद भी चलता है, भाई भतीजावाद भी चलता है, भतीजावाद, भ्रष्टाचार भी चलता है। भ्रष्टाचार आप समझ गए, मैंने अभी कहा था कि किस तरह से नौकरशाह को चुनने के लिए किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, राइट। इसमें सत्ता और नियंत्रण, सत्ता वो नियंत्रण पृथक होता है, नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण पृथक होता है, अलग अलग होता है, यानी सत्ता किसी और व्यक्ति के पास होता है, नियंत्रण कोई और करता है। यानी कहते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि शासक तो कोई और होता है, सरकार तो बन गई, फॉर एग्जाम्पल 2004 से 2014 के बीच देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, राइट, लेकिन नियंत्रण किसका था उस पर, सबसे ज्यादा नियंत्रण किसका था उस पर, नौकरशाहों का नियंत्रण था, कहते हैं, राइट। तो इसमें कहते होता क्या जी, सत्ता पर कोई होता और होता और नियंत्रण किसी और के हाथ में होता है। और कहता है कि बहुसांप्रदायिकता, ये बहुसांप्रदायिकता हमने पहले भी कहा है, बहुसांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत विभिन्न संघ होते हैं, विभिन्न समूह होते हैं, कहते हैं उनके बीच क्या होती रहती है, आपस में कहीं ना कहीं क्लैश होता रहता है, राइट। तो ये सारे की सारी जो थी इकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत कहता है कि ये ही सारी चीजें जो है कहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां क्यों ऐसा नौकरशाह, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहते हैं इस प्रिज्मेटिक सोसाइटी में पाई जाती है, इसलिए कहते हैं वहां क्या होती है कि अस्थिर सरकारों का निर्माण होता है, राइट, वो डेवलपिंग कंट्री नहीं बन पाती है, राइट। तो जितना मुझे समझ आया मैंने कोशिश की कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में समझाऊं। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।